हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th, क्योंकि काफी दिन से 9th का जो वीडियो थे वो नहीं बन पा रहे थे, तो आज हम बेसिकली 9th की वीडियो लेकर आए हैं। 9th का आपका चैप्टर है गति, चैप्टर 8 गति, जिसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। और इस चैप्टर पे आज हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि गति क्या है। जैसा कि यहाँ पर हमने हैश बनाकर लिख रखा है कि आज इस वीडियो में क्या क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम गति को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आपको हम विस्थापन डिस्कस करेंगे और उसके बाद दूरी, फिर चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। इन सारी बातों पर आज हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि वास्तव में गति क्या है। तो आप बोलेंगे कि सर जैसे हम यहां से ऐसे चल दिए गति हो गई। तो आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान से हमारी बात को समझना है। मोशन या गति, गति क्या होती है इस बात को समझते हैं। आप देखेंगे, अगर इस पृथ्वी पर देखेंगे दोस्तों, तो हर एक वस्तु गतिमान है, हर एक वस्तु गतिमान है। तो इसलिए वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक स्थिर बिंदु मान लिया। यहां पर क्या है भी, हम परिभाषा को समझेंगे। पहले ये समझो कि आप एक बार चारों तरफ नजर घुमाओ, तो क्योंकि देखो जब पृथ्वी ही घूम रही है तो यहां पर जो वस्तुएं हैं क्या वो स्थिर हैं? नहीं है। तो इसलिए इसकी परिभाषा देने के लिए देखिए, यहां पर आप समझिए, मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और यहां से यहां तक एक बी पॉइंट है, यहां से एक बी पॉइंट है। और कोई भी वस्तु, मान लीजिए यहां पर हम किसी को खड़ा कर देते हैं, चलिए बाबू साहब खड़े हो गए, ये कोई लड़का है और यहां पर ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है, तो ये तो गति हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर ये आप इसको हम क्या मानेंगे, ये आपका क्या है दोस्तों, स्थिर बिंदु है। क्या है दोस्तों? स्थिर बिंदु मान लेते हैं। और यहां से यहां तक जब कोई आएगा तो कुछ समय भी लगेगा, मतलब कि समय में भी। तुमको दोस्तों हम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जगह पर इंटरव्यू हो रहा था और उस इंटरव्यू में एक लड़का जैसे ही उस केबिन में, उसके रूम में जहां पे इंटरव्यू चल रहा था, उस केबिन में जैसे ही इंटर करता है, तो जो एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो उस बच्चे को जैसे ही वो वहां पर बैठता है इंटरव्यू देने के लिए, उस जो एग्जामिनर होता है उसको खड़ा कर देता है, स्टैंड अप, और उसको बोलता है कि अब आप जा सकते हो, निकल सकते हो। और वो चला जाता है। 5 मिनट के बाद उस बच्चे को फिर बुलाया जाता है और उससे फिर क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि जब इसके पहले तुम आए थे तो क्या चेंजेज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। तो उस बच्चे ने दिमाग लगाया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, क्या परिवर्तन, और सारी चीजें वैसे की वैसे ही रखी थी वहां पर। लेकिन उससे पूछा गया कि बेटा बताओ कि अभी जब इससे पहले आए थे तो तुमको यहाँ पर कुछ चेंजेज दिख रहे हैं, कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं। तो उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि इंटरव्यू देने का मतलब है आपका माइंड भी उसी तरह से फैला होना चाहिए, दिमाग एकदम विकसित होना चाहिए, सोचने की क्षमता एकदम तीव्र होनी चाहिए। उसने तुरंत, उसकी नजर पड़ी वहां पर एक घड़ी, वॉच थी, घड़ी थी, और उसने उस घड़ी पर देखा तो समय बदल गया। तो उसने कहा कि सर जब हम आए थे तो समय कुछ और था और अभी इस टाइम समय कुछ और है। मतलब कि परिवर्तन क्या हुआ समय का। तो जब यहां से कोई भी व्यक्ति चलेगा तो समय भी बदलेगा। दोस्तों क्या बदलेगा? समय। परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, ये रटने वाली क्लास नहीं है दोस्तों, समझने वाली क्लास है। यहाँ पर आपको समझना है, रटने की बीमारी छोड़ देनी है। तो यहाँ पर हमने एक स्थिर बिंदु माना और ये समय। तो आपको बोलना है कि यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको परिभाषा गति की क्या बोलना है, ध्यान से सुनना हमारी बात को, कि जब कोई वस्तु, क्या बोलोगे, जब कोई वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है। क्या बदल लेती है दोस्तों? स्थिति बदल लेती है, तब हम उसे बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं दोस्तों? गति बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष या आप कह सकते हो सॉरी बच्चों, स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, थोड़ी प्रॉब्लम है, जुकाम हो गया है, आप लोग समझिए धीरे से। तो आपको बोलना है कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है तब उसे हम बोलते हैं कि गति की अवस्था में है। तो ये आपका हो गया गति कि गति किसे कहते हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आपको ये समझना है कि विस्थापन क्या होता है दोस्तों। गति तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं दोस्तों। यहां पर इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये हटा देते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम जो बनाने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए ये कोई ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है। इसको हम होम मान लेते हैं, घर मान लेते हैं, और इसको हम दोस्तों स्कूल मान लेते हैं। ये मान लीजिए स्कूल है, ये घर है, तो ये घर एक स्थिर बिंदु है। जैसे मान लीजिए आप, कोई पूछे, आप मान लीजिए घर से चले हो, कोई पूछे रास्ते में कहाँ पहुंचे हो, तो यदि उसको पता होगा तब हम बताएंगे हाँ उनकी दुकान पर खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई चाय की दुकान है, चाय वाले की दुकान है, तो ये तो बोलेंगे नहीं कि चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, ये बोलेंगे हाँ रास्ते से कुछ दूरी पर हैं, या बोलेंगे कि 500 मीटर बचा है, पहुंचने वाले हैं, या आ चुके हैं, आने वाले हैं, थोड़ी दूर बचा है, ये सारी बातें बोलेंगे। तो यहाँ पर ये घर है और ये स्कूल है जहां से कोई बच्चा चलता है। यहाँ पर कोई बच्चा चलता है मान लीजिए, तो ये आपका बिंदु हो गया ए। और रास्ता, अब आप सोचिए क्या स्कूल का रास्ता सीधा होगा, तो कुछ मान लीजिए आपका रास्ता ये है, ये आपका मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये जो पथ है, इस पथ को बोलते हैं वास्तविक पथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक पथ बोलते हैं। और ये जो रास्ता है ये वाला, इसको बोलते हैं अल्पतम पथ। अल्पतम पथ क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्पतम पथ। अब परिभाषा सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम दूरी की परिभाषा को करेंगे या फिर विस्थापन को ही समझ लेते हैं। तो आपको बोलना है, और यहां से यहां जाने में कुछ समय भी लगेगा दोस्तों, समय भी लगेगा, मतलब इसे हम टी से लिखते हैं, अभी वो बाद में जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब वहां पर हम समझने वाले हैं। तो यहां पर आपको समझना ये है, तो क्या परिभाषा क्या देनी, देखना कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु, या आप कह सकते हो ये इसकी क्या है, जहां से ये चलना प्रारंभ करता है दोस्तों, तो ये इसकी क्या होती है, प्रारंभिक स्थिति होती है। प्रारंभिक स्थिति। और ये इसकी क्या होती है, अंतिम स्थिति दोस्तों। अंतिम स्थिति हो गई। तो आपको बोलना है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए अल्पतम पथ की लंबाई, अल्पतम पथ की लंबाई। दोस्तों फिर से सुनना, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, यहां से घर से पहुंच गया स्कूल, प्रारंभिक स्थिति, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए अल्पतम पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गति की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेता है
तो वह गति की अवस्था में कहलाता है। और यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं दोस्तों कि विस्थापन, तो विस्थापन की परिभाषा की जब किसी वस्तु की, या कह सकते हो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए अल्पतम पथ की लंबाई क्या कहलाती है दोस्तों, विस्थापन कहलाती है। और एक चीज बता दें, अब उसके बाद चलिए विस्थापन क्लियर हो गया, अब यहाँ पर हम दूरी को क्लियर करते हैं। तो आपको कहना है कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को दोस्तों दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। इसका दोस्तों बहुत ही सरल है, ये हम जो बता रहे हैं अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो दोस्तों आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप जीवन भर परिभाषा नहीं भूलेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट। और एक चीज, इसी में विराम अवस्था आती है, तो इसमें जैसे गति हो गया तो आपने क्या बोला कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि कोई स्थिति बदल लेता है तो वो गति की अवस्था में, और जब स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान लीजिए हम यहाँ से ए बिंदु से यहाँ पर मान लीजिए कोई चौराहा है, कोई आदमी खड़ा है और हम उसी चौराहे से निकल के गए हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर लौट के आते हैं, तो वह व्यक्ति अगर वहीं खड़ा मिलता है तो हम कहते हैं कि वह विराम की अवस्था में है। दोस्तों आपने देखा होगा नहर पे जब हम खड़े होते हैं तो उसमें होता क्या है, जैसे हम नहर के पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहर का पानी रुक गया है और हम चलने लगे। ऐसा होता है दोस्तों कि नहर का पानी जो है वो चलने लगा है, मतलब रुक गया है और पुल चलने लगा है। या फिर हम बस में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस खड़ी हो गई है और जो पेड़ है साइड के वो चलने लगे हैं। तो ये यही होता है, क्योंकि हम गतिमान होते हैं तो हमें अगली वस्तु स्थिर दिखाई पड़ती है। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर ये आपका हो गया गति और विराम की अवस्था भी बता दिया हमने, विस्थापन बता दिया है दोस्तों और दूरी बता दिया है। आपकी समझ में नहीं आता एक बार रोक के फिर से, अभी हमने बताया था कि जब कोई वस्तु, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई दूरी और अल्पतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम हटा देते हैं, फिर आगे जो 2 पॉइंट बचे हैं दोस्तों उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर अब आपको पढ़ते रहना है, जो समझ में नहीं आता आप पूछते रहिए दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे बचा दोस्तों क्या है, चाल बची है आपकी, चाल बचा है। अब देखो इसकी परिभाषा बहुत सरल है। इसकी परिभाषा आप बोलेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, क्योंकि चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी, क्या लिखेंगे, एकांक शब्द जोड़ देना है दोस्तों, बस परिभाषा बन गई। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट थे आपके गति चैप्टर के जो हमने बताए हैं। कल आपको इसी लय में ये पार्ट 1 समझ लीजिए, इसका आप पार्ट 1 समझ लीजिए, और यहाँ पर हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि क्या त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और त्वरण से किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं, और वेग का प्रकार क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है। अगर आपको ये सब सीखना है आगे का टॉपिक तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलेंगे। तो यहाँ पर इतना आपकी समझ में आ गया हो तो आप ऑटोमेटिक अगली क्लास में आएंगे, ये हमें पूरा पता है कि आप पक्का आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। कल हम त्वरण के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे और त्वरण के बारे में बताएंगे कि त्वरण क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है और इससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे रोज आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।